सो गाइस, इस वीडियो में हम एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम एड्रिनल ग्लैंड के स्ट्रक्चर को और उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। अलॉन्ग विथ उसके जो डिसऑर्डर होते हैं, जो एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, उसको भी इस वीडियो में कवर करेंगे। एड्रिनल ग्लैंड के स्ट्रक्चर की ओर थोड़ा नज़र फेरते हैं। एड्रिनल ग्लैंड ये किडनी के ऊपर होता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। तो आप ऐसे समझिए, सुप्रा के ऊपरा, ओके, तो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। और इसके दो पार्ट होते हैं बेसिकली, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। ओके, बाहर की ओर आप देख सकते हैं ये कॉर्टेक्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और अंदर की ओर एड्रिनल मेडुला है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 जोन होते हैं। ओके, तो पहला होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, बीच वाला होता है जोना फेसिकुलेटा, और इनर साइड होता है जोना रेटिकुलरिस। आप ऐसे याद रखिए, GFR, जैसे मैंने याद किया था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, तो इस तरीके से मैंने याद किया था, आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं GFR। ओके, पहले हम एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, लेटर ऑन हम एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। गाइस, जैसे मैंने बताया था, एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 जोन होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। हर जोन के अलग अलग अपने अपने हार्मोन्स होते हैं। आइए हम इसको थोड़ा जूम करके समझते हैं। ये देखिएगा, कॉर्टेक्स, जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है, उसका पहला जोन होता है जोना ग्लोमेरुलोसा। ये हार्मोन रिलीज करता है, ये हार्मोन रिलीज करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और जो मिनरल बैलेंस को रेगुलेट करता है, इसका एग्जांपल है एल्डोस्टेरॉन। दूसरा होता है जोना फेसिकुलाटा, ये हार्मोन रिलीज करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, और इसके कुछ एग्जांपल है जैसे कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन, कॉर्टिसोन, ये एग्जांपल्स हैं। और उसके बाद आता है लास्ट जोन, जो जोना रेटिकुलरिस है। इसका काम होता है एंड्रोजन जो हार्मोन होते हैं उसको रिलीज करता है, और अलॉन्ग विथ उसके जो एग्जांपल्स हम देखेंगे वो है डीहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन। इसके अलावा भी आप यहाँ देख सकते हैं एड्रिनल मेडुला के बारे में, ये स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है जो स्टिमुलेट करता है सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को। इसके एग्जांपल्स है एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। तो ये 3 हिस्से रहे एड्रिनल कॉर्टेक्स के, और ये जो हिस्सा है ये एड्रिनल मेडुला का पार्ट है, और ये उसके हार्मोन्स हैं। अब हम समझेंगे ये जो एड्रिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है ये कैसे बनता है, कौन कौन से मेजर एड्रिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड है, उसके सिंथेसिस के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये बनता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक पहला एलिमेंट है। उसके बाद ये कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होता है प्रोग्नेनोलोन में। अब ये प्रोग्नेनोलोन ये एक तरीके का कॉमन प्रिकर्सर है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑल स्टेरॉयड हार्मोन। सभी स्टेरॉयड हार्मोन के सिंथेसिस के लिए कॉमन प्रिकर्सर है। यहीं से लेटर ऑन सभी जितने भी आप देख सकते हैं स्टेरॉयड हार्मोन्स वो सभी बनते हैं। आइए हम कंटिन्यू करते हैं। प्रोग्नेनोलोन में जब वो बन चुका रहता है फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, तो वो कन्वर्ट होता है प्रोजेस्टेरॉन में। ओके, ये पहला हमने मिल गया स्टेरॉयड हार्मोन। अब यहाँ से अगर हम ये पाथ लेते हैं तो यहाँ से हमें मिलता है 11-डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन। अब वो कन्वर्ट होता है कॉर्टिकोस्टेरॉन में, और लेटर ऑन वो एल्डोस्टेरॉन में कन्वर्ट होता है। गाइस, ये एक एंजाइम है जैसे 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, अल्फा 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, ये सब एंजाइम्स हैं जो हेल्प करते हैं कन्वर्जन के लिए। ये तो हमने पहला पाथवे देख लिया है, प्रोजेस्टेरॉन से ये वाला पाथवे, लेटर ऑन ये बनता है कॉर्टिकोस्टेरॉन, और बाद में वो एल्डोस्टेरॉन बनाता है। अब हम ये पाथवे से हम देखते हैं कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन बनता है। ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो कन्वर्ट होता है 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन में। ओके, फिर वो लेटर ऑन कन्वर्ट होता है 11-डीऑक्सी कॉर्टिसोल में, और उसके बाद कन्वर्ट होता है कॉर्टिसोल में। तो इस तरीके से ये पाथवे से हमें मिल गया कॉर्टिसोल। तो ये हो गया दूसरा एक तरीके से स्टेरॉयड हार्मोन। उसके बाद आता है, इस तरीके से देखें तो ये जो एंड्रोस्टेनोडायोन है ये एक तरीके का एंड्रोजन है, इससे कन्वर्ट होकर बना हुआ होता है, और ये लेटर ऑन बनाता है टेस्टोस्टेरोन, उसके बाद वो एस्ट्राडायोल बनाता है। तो ये जो ये प्रोसेस होता है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स में नहीं होता है, ये एक तरीके से पेरिफेरल टिश्यू में होता है, इस तरीके से बताया गया है। तो ये पाथवे है जो मेजर एड्रिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड बनते हैं उसके बारे में ये बताया गया है। और इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि इसका जो कॉमन प्रिकर्सर होता है वो प्रोग्नेनोलोन होता है। ओके, आइए अब हम ये जो एड्रिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है उसके बायोकेमिकल फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। एड्रिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स। इसका सबसे पहला इफेक्ट क्या होता है, देखिए, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर इसका इफेक्ट ये होता है कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प करेगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अदर देन कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि प्रोटीन और फैट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। ये पहला इफेक्ट हो गया। लिपिड मेटाबॉलिज्म पर क्या इफेक्ट होगा,
ये लिपोलाइसिस करेगा, मतलब लिपिड को ब्रेक करेगा। तो लिपिड ब्रेक होगा तो लिपिड कैसे ब्रेक होगा? लिपिड ब्रेक होता है इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फिर लेटर ऑन वो फैटी एसिड बनाएगा कीटोन बॉडी, और कीटोन बॉडी हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये इसका फंक्शन हो गया लिपोलाइसिस। तीसरा हो गया प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म पर इसका क्या इफेक्ट होगा? इसका इफेक्ट दोनों कैटाबॉलिक एनाबॉलिक होगा, मतलब प्रोटीन या जो न्यूक्लिक एसिड है वो फॉर्म भी होंगे और वो ब्रेक डाउन भी होंगे। ओके, कैटाबॉलिक मतलब ब्रेक डाउन, एनाबॉलिक मतलब फॉर्मेशन। उसके बाद इसका वाटर और इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिज्म पर क्या इफेक्ट होगा? देखिए, जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन एक्सेस में रिलीज होता है तो ये जो एडीएच होता है, जो एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है, वो उसका जो सिक्रीशन होता है वो कम हो जाता है। एंटी डायबिटिक हार्मोन का मतलब क्या होता है? ये वो हार्मोन है जो वाटर को रीएब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो ये एक्सेस होगा तो ये कम हो जाएगा। तो दोनों अपोजिट चलते हैं। वहीं इसका इम्यून सिस्टम पर क्या इफेक्ट होगा? इसका इम्यून सिस्टम पर ऐसा इफेक्ट होगा कि अगर इसका हम डोज बढ़ा दें, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का डोज बढ़ा दें, तो ये हमारी इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा। और अदर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में आता है जैसे कि ये बोन एब्जॉर्प्शन में हेल्प नहीं करेगा। ओके, इनहिबिट करेगा बोन एब्जॉर्प्शन में। और इससे क्या होता है कि जो ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन हमें देखने मिलती है, तो पूरा मिला के बोन की ग्रोथ में ये रोल प्ले नहीं करेगा। आइए हम इसके मैकेनिज्म पर देखते हैं कि ये हार्मोन कैसे रिलीज होता है। देखिए, मैंने जैसे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि हाइपोथैलेमस का काम होता है रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज़ करना, और पिट्यूटरी का काम होता है स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज़ करना। तो जैसे मैंने बताया था कि जब हाइपोथैलेमस कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करेगा, ये हार्मोन एक्ट होगा पिट्यूटरी पर, और पिट्यूटरी फिर रिलीज़ करेगा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, और जो एक्ट होगा एड्रिनल ग्लैंड पर, और फिर लेटर ऑन वो एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस करेगा कॉर्टिसोल, फिर वो लेटर ऑन अपने बायोकेमिकल फंक्शन को प्रमोट करेगा। तो इस तरीके से ये साइकिल चलेगा, और अलॉन्ग विद ये जो मैकेनिज्म होता है वो वर्क करेगा ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म के बेसिस पर। अब हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है एल्डोस्टेरोन। इसका काम होता है सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करना। ये जो रेगुलेशन होता है एल्डोस्टेरोन सिंथेसिस का, इसका रेगुलेशन किसके पर डिपेंड होता है? ये रेनिन एंजियोटेंसिन पर डिपेंड होता है। ये एक मैकेनिज्म है, मैं इसको आगे बताऊंगा। अलॉन्ग विथ ये पोटेशियम, सोडियम और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स के रेगुलेशन पर डिपेंड होता है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें एल्डोस्टेरोन के सिंथेसिस को रेगुलेट करती हैं। अब हम मैकेनिज्म ऑफ एल्डोस्टेरोन के बारे में पढ़ते हैं। इसका क्या एक्शन होता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसको हम जूम करते हैं। देखिए, आप समझ सकते होंगे, देख सकते हैं। ओके, ये हार्मोन होता है। ओके, एल्डोस्टेरोन को हम समझ सकते हैं। इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल के अंदर होते हैं। मे बी वो साइटोसोल में भी हो सकते हैं वो, या फिर वो न्यूक्लियस में भी हो सकते हैं। तो इसके रिसेप्टर इंट्रासेलुलर होते हैं, मतलब सेल के अंदर होते हैं। तो समझ लीजिए ये एल्डोस्टेरोन हो गया। इसके जो रिसेप्टर हो गए, अगर वो साइटोसोल में हुए तो वो यहाँ आके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और लेटर ऑन वो अपने बायोकेमिकल फंक्शन को प्रमोट करेंगे। या फिर अगर इसके रिसेप्टर्स न्यूक्लियस के अंदर हुए तो ऑफकोर्स ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस में बनाएंगे, लेटर ऑन वो अपने फंक्शन, जो बायोकेमिकल फंक्शन है या जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, उसको प्रमोट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। आइए अब हम थोड़ा रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ये मैकेनिज्म हेल्प करता है एल्डोस्टेरोन के रेगुलेशन को। देखिए, जो किडनी होता है वो रिलीज़ करेगा रेनिन, ओके, और लीवर रिलीज़ करेगा एंजियोटेंसिनोजेन। ओके, तो एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में इन प्रेजेंस ऑफ रेनिन। रेनिन किडनी से निकला है। फिर एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 से, और विद द हेल्प ऑफ ACE विच इज़ कॉल्ड एज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो हमें मिलता है लंग से। फिर वहाँ से जब वो एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्ट हो चुका है, फिर वो अपना इफेक्ट शो करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम हाइपोथैलेमस पर इसका इफेक्ट शो करें तो ये थर्स्ट और ड्रिंकिंग को बढ़ाता है, विच लीड्स टू द ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। वहीं अगर हम इसके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर देखें तो ये जो हार्ट के जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ये उसके ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। वहीं अगर हम देखें तो इसका इफेक्ट अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स पर देखें, ओके, एड्रिनल ग्लैंड पर, तो ये एल्डोस्टेरोन रिलीज करेगा। एल्डोस्टेरोन का काम होता है सोडियम और वाटर को रिटेन करना, एब्जॉर्ब करना, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो पूरा मिला के ये तीनों का फंक्शन होता है ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। तो इस तरीके से ये रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म हेल्प करता है एल्डोस्टेरोन के रेगुलेशन के लिए। आइए अब हम ये जो एड्रीनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन होता है उसके एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसमें 2 डिजीज़ आती हैं। पहला है एडिसन डिजीज़, दूसरा है कुशिंग सिंड्रोम। एडिसन डिजीज़ ये वो कंडीशन होती है जिसमें ये जो एड्रीनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन होता है वो इनसफिशिएंट होता है, वो बहुत कम होता है, प्रॉपर सफिशिएंट नहीं होता है। वहीं जो कुशिंग सिंड्रोम होता है वो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो हार्मोन होता है वो एक्सेस प्रोड्यूस होता है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। आइए अब हम एडिसन डिजीज़ के बारे में देखते हैं क्या क्लिनिकल कंडीशन हमें देखने मिलती हैं।
तो इसमें सबसे पहला जो कैरेक्टराइजिंग फीचर होता है उसमें होता है हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन। ओके, ये जो शुगर है, ये जो ग्लूकोज है वो कम हो जाता है ब्लड में। दूसरा होता है कि ये जो सोडियम का लेवल भी गिर जाता है ब्लड में, अलॉन्ग विद जो पोटेशियम है वो बढ़ जाता है। और ये जो कार्डियक फंक्शन है वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं, वो डिसफंक्शन हो जाते हैं। वेट लॉस भी हो जाता है और एपेटाइट है वो भी लॉस हो जाता है, मतलब खाने पीने का मन नहीं करता। और अलॉन्ग विथ मसल वीकनेस भी होते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ कैरेक्टराइजिंग फीचर है एडिसन डिजीज़ के। वहीं अगर हम कुशिंग सिंड्रोम के बारे बात करते हैं तो ये कंडीशन तब जनरेट होती है जब ये एडिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन एक्सेस प्रोड्यूस होता है। तो इसके अंडर जो कैरेक्टराइजिंग फीचर है वो है, पहला हो गया हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब जो शुगर होता है वो एक्सेस प्रोड्यूस होता है, मतलब कि ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस कंडीशन एक्सेस में होती है। दूसरा आता है फटीक, मतलब थकान वकान बढ़ जाती है, मसल वेस्टिंग होता है। चौथा होता है एडिमा होने लगता है, सूजन आने लगती है बॉडी में। पांचवा होता है ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन डेवलप हो जाती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के दौरान कि ये बोन ग्रोथ को इनहिबिट करता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन डेवलप होती है। वहीं इसका जो नाइट्रोजन जो बैलेंस होता है वो नेगेटिव होता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। और वहीं जो हाइपरटेंशन कंडीशन डेवलप होने लगती है। और ये जो अपीरेंस फेस होता है, मून फेस अपीरेंस हमें देखने मिलता है कुशिंग सिंड्रोम के दौरान। तो इस तरीके से ये कुछ कैरेक्टराइजिंग फीचर है एडिसन डिजीज़ के और कुशिंग सिंड्रोम के। फिर से बता दूं, एडिसन डिजीज़ वो कंडीशन होती है जिसमें ये जो एडिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन होता है वो इनसफिशिएंट होता है। वहीं जो कुशिंग सिंड्रोम होता है उसमें एक्सेस में प्रोड्यूस होता है एडिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। आइए अब हम एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये जो एड्रिनल मेडुला होता है वो इनर पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड का। ये जो एड्रिनल मेडुला होता है ये दो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को पहले बोला जाता था एड्रिनलिन और नॉरएपिनेफ्रिन को पहले बोला जाता था नॉर एड्रिनलिन। ये दोनों हार्मोन को कंबाइनली बोलते हैं कैटेकोलामिन। इसमें आप ये जो देख सकते हैं नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन, ये इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। अब आप सोचोगे ये डोपामिन कहाँ से आ गया। देखिए, डोपामिन ये एक अलग कैटेकोलामिन है जो कब बना था, ये बना था जब एपिनेफ्रिन का सिंथेसिस हो रहा था। जब ये एपिनेफ्रिन बन रहा था उसी दौरान ये डोपामिन एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की तरह बना हुआ था। आइए अब हम कैटेकोलामिन के सिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। इसको सिंथेसाइज करने के लिए जो प्रीकर्सर अमीनो एसिड होता है वो है टायरोसिन। टायरोसिन ये बहुत प्रीकर्सर अमीनो एसिड है जिससे कैटेकोलामिन बनते हैं। कैटेकोलामिन किस कंडीशन में बनती है, ये बनती है इन रिस्पॉन्स ऑफ ट्रिपल एफ, जिसको बोलते हैं फियर फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन। तो इस दौरान कैटेकोलामिन रिलीज होता है। आइए उसके बायोकेमिकल फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इसका जो कार्बोहाइड्रेट पर इफेक्ट क्या होता है, इसका कार्बोहाइड्रेट पर इफेक्ट होता है, पहला इफेक्ट होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज को रिलीज करना। और दूसरा होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अदर देन कार्बोहाइड्रेट, मतलब प्रोटीन और फैट से ग्लूकोज का बनना। मतलब पूरा मिला के इसमें हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन जनरेट करना होता है। लिपिड का इस पर क्या इफेक्ट होता है, इसका इफेक्ट लिपिड पर लिपोलाइसिस होता है, मतलब लिपिड को ब्रेक करेगा। उसके बाद अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या हो गए, जैसे कि ये कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देगा, अलॉन्ग विद ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देगा और ऑक्सीजन कंजम्पशन को भी बढ़ा देगा। तो इस तरीके से इसका बहुत सारे अदर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट रहे। वहीं इसका जो स्मूथ मसल जो होते हैं ब्रोंकाई के उसको रिलैक्स कर देगा, अलॉन्ग विद जो जीआईटी होते हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं उसकी भी स्मूथ मसल को ये रिलैक्स कर देगा। तो इस तरीके से इसका फंक्शन रहा है। तो गाइस, ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। प्लीज़ आप इसको सॉल्व करिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करिएगा। So thank you so much guys for your attention. If you get any benefit from this, so please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much guys.